हेलो फ्रेंड्स, मैं दिव्य प्रकाश स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल ई पाठशाला पर। लेखपाल की क्लासेस के क्रम में ये मेरा 5th लेक्चर है ग्राम समाज एवं विकास सेक्शन के अंतर्गत। अभी पिछले लेक्चर में लेक्चर 4 में हमने पढ़ा था भूमि से संबंधित जानकारी, भूमि के प्रकार, कौन कौन सी भूमि ग्राम पंचायत के अंतर्गत आती है, किस किस सेक्शन में भूमि डिवाइड की जाती है। ये हमारा 5th लेक्चर है। इसमें हम समझेंगे भूमि दस्तावेज या भू राजस्व अभिलेख। फ्रेंड्स, हम जब कृषि से संबंधित दस्तावेज़ों को जानते हैं तो सबसे ज़्यादा सुनने में आता है और देखा जाता है, जो हम नाम सुनते हैं वो होता है खसरा और खतौनी। प्रायः नाम तो हम सभी सुनते हैं, लेकिन कुछ उनके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं जिनके विषय में हमें नहीं पता रहता है। कुछ उनके स्पेसिफिकेशंस होते हैं और हम उन्हें प्राप्त करने के लिए ग्राम स्तर पर लेखपाल को अप्रोच करते हैं। लेखपाल से मांग की जाती है ग्राम पंचायत के किसी भी व्यक्ति द्वारा, अगर उसको इन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत रहती है तब लेखपाल से उसे मांग की जाती है संबंधित प्रपत्र की, खसरा, खतौनी, किसान बही, और यदि कोई और उसे कृषि से संबंधित अभिलेख की आवश्यकता है तो। और इसके अब इन डॉक्यूमेंट्स की स्पेसिफिकेशन पढ़ने से पहले हम जानेंगे कि लेखपाल ग्राम पंचायत में जो लेखपाल तैनात होता है वो कौन से आदेशों के अनुसार, राज्य सरकार के किन आदेशों के अनुसार उक्त डॉक्यूमेंट को तैयार करता है, तथा इन डॉक्यूमेंट्स को तैयार करने की नियमावली राज्य सरकार के किन सेक्शन से, कौन कौन से आदेशों से प्राप्त हुई है, तथा हम परिचित हैं भारतीय प्रशासन में, ग्राम पंचायत में ग्राम हमारे प्रशासन की सबसे छोटी इकाई है। इस ग्राम पंचायत में की मॉनिटरिंग के लिए लेखपाल सारे कागज़ों को तैयार करता है। उन कागज़ों को तैयार करने के क्रम में उसे कहाँ कहाँ से निर्देश प्राप्त होते हैं, कौन कौन से मैनुअल्स को उन्हें फॉलो करना पड़ता है, उन सबको हम जानेंगे उन प्रपत्रों को पढ़ने से पहले। तो उस क्रम में सबसे पहले होता है एक उत्तर प्रदेश रेवेन्यू कोड 2006 है, जो इन सारे नियमावली है, सारे डॉक्यूमेंट्स की, सारे प्रपत्रों की, अभिलेखों की, उसमें सब मेंशन है। तो सबसे पहले इसे जानते हैं उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006, यूपी रेवेन्यू कोड 2006। ये है, ये समझें ये है क्या। 1901 का सबसे पुराना कानून है भू राजस्व अधिनियम, 1950 का जमींदारी उन्मूलन अधिनियम, कृषि बकायेदारी, पट्टे संबंधी, महिलाओं को भूमि में अधिकार संबंधी, महिला के नाम पर जो भूमि दर्ज की जाती है, अविवाहित महिला या विधवा महिला, उन सब के लिए, अनुसूचित जाति को जमीन विक्रय संबंधी अधिकार कानूनों में संशोधन करके तथा पुराने कानूनों में जो एग्जिस्टिंग कानून थे उनमें चकबंदी और सीलिंग अधिनियम को यथावत लागू करते हुए राज्य सरकार द्वारा 11 फरवरी 2016 को उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 लागू की गई। ये 2006 में इसको बना लिया गया था उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, यूपी रेवेन्यू कोड जो है लेकिन इसे लागू किया गया 11 फरवरी 2016 को, पूर्ववर्ती सरकार के शासन के दौरान इसे लागू किया गया 11 फरवरी 2016 को। मतलब इससे पुराने जो भी कानून चले आ रहे थे, भू राजस्व अधिनियम, जमींदारी उन्मूलन अधिनियम, और पुराने कानूनों में संशोधन करके, मतलब इसे एक तरीके से इनका सरलीकरण करके और काफ़ी, मतलब सामान्य भाषा में कहें तो इसे आसान बनाकर ये प्रस्तुत की गई उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006। इसी संहिता के अनुसार ग्राम प्रशासन तथा राजस्व प्रशासन कार्य करते हैं तथा इससे ही सारे रूल्स गवर्न होते हैं भूमि संबंधी, भूमि दस्तावेज तथा भू राजस्व संबंधी। अब इसी में ही वर्णन है, इसी राजस्व संहिता में वर्णन है लेखपाल के कर्तव्यों का, लेखपाल के पद का तथा लेखपाल के कार्यों का। तो सबसे पहले हम समझें कि लेखपाल का ये उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006, इसका मेन
पेज है जो फ्रंट बुक का वो दिखाया हुआ है मैंने। इस तरीके से ये है, पब्लिश होती है राजस्व परिषद द्वारा, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू द्वारा, उत्तर प्रदेश द्वारा। अब इसमें है एक सेक्शन बने हुए हैं, अध्याय 1 अध्याय 2 इस तरीके से। तो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 16 में राजस्व निरीक्षक और लेखपाल के पद का वर्णन है। ये आप क्लियर समझ लें, उसकी धारा 16 में राजस्व निरीक्षक और लेखपाल के पद का वर्णन है। अभी ये आप देखें यहाँ पर, ये अध्याय 3 जिसमें इस परिषद के कार्यकलाप से संबंधित अधिकारियों का वर्णन है। तो इसमें 16 नंबर पे आप देखें राजस्व निरीक्षक और लेखपाल। तो ये पर मैंने उसका फ्रंट दिखाया हुआ है, इसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ये है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 और इसके 16 नंबर पर राजस्व निरीक्षक और लेखपाल के पद का वर्णन है। इसके अंतर्गत जब इसके डिस्क्रिप्शन में देखते हैं तो क्लियर वहाँ मेंशन है। 16 नंबर का आर्टिकल का जो है उसका एक्सप्लेनेशन है। कलेक्टर प्रत्येक तहसील में ग्राम अभिलेखों के समुचित पर्यवेक्षण, अनुरक्षण और शोधन के लिए और ऐसे अन्य कर्तव्यों के लिए जिन्हें राज्य सरकार सामान्य या विशेष आदेश द्वारा समय समय पर विनिर्दिष्ट करे, एक या अधिक राजस्व निरीक्षक नियुक्त कर सकता है। सेकंड है, कलेक्टर प्रत्येक तहसील में ग्राम अभिलेखों को तैयार करने, उनका अनुरक्षण और शोधन करने के लिए कलेक्टर प्रत्येक तहसील में ग्राम अभिलेखों को तैयार करने, गांव के अभिलेखों को तैयार करने, उनका अनुरक्षण, उनकी देखभाल करने, उनका मेंटेनेंस करने और शोधन मतलब उनमें करेक्शन करने के लिए और ऐसे अन्य कर्तव्यों के लिए जैसा कि राज्य सरकार सामान्य अथवा विशेष आदेश द्वारा समय समय पर विनिर्दिष्ट करे उतने लेखपाल नियुक्त कर सकता है। तो इन दोनों को नियुक्त करने का जिम्मेदारी किसे दी गई है, यहाँ से स्पष्ट है धारा 16 से। ये किसे दी गई है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, या फिर आप जिसे बोलते हैं जब वो राजस्व से संबंधित कार्य देखते हैं, राजस्व को इकट्ठा करने का कार्य देखते हैं, कलेक्ट करने का कार्य देखते हैं राजस्व परिषद का, तब वो कहलाते हैं कलेक्टर। तो आप यहाँ से क्लियर समझ गए होंगे कि ये पूरा इनकी रिपोर्टिंग अथॉरिटी जो हैं वो भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं, कलेक्टर हैं। ये उनको रिपोर्टिंग करते हैं। रिपोर्टिंग से मतलब है ये राजस्व निरीक्षक को रिपोर्टिंग करेंगे, राजस्व निरीक्षक ऊपर अपने संबंधित तहसीलदार को रिपोर्टिंग करेंगे, नायब तहसीलदार। लेकिन ये सीधे तौर पर डीएम जो संबंधित ज़िले के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उनके अंतर्गत ही इनकी तैनाती की जाती है। वो और वही पद का सृजन करते हैं, इनके कार्यभार में परिवर्तन करते हैं, बदल सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, हाँ हमने यहाँ देखा इनके पॉइंट 2 में क्लियर मेंशन है। पॉइंट 1 में 16 के 1 में राजस्व निरीक्षक के लिए राजस्व निरीक्षक नियुक्त कर सकता है। पॉइंट 2 में प्रत्येक तहसील में ग्राम अभिलेखों को तैयार करने, उनका अनुरक्षण और शोधन करने के लिए। तो ग्राम अभिलेखों को तैयार कौन करेगा, लेखपाल करेगा। उनका अनुरक्षण मतलब उनकी देखभाल, उनका मेंटेनेंस लेखपाल करेगा। उनका शोधन मतलब कोई करेक्शन होना है तो कौन करेगा, वो लेखपाल करेगा। क्लियर है यहाँ से 16 से। और हम पढ़ रहे हैं भू राजस्व और भू संबंधित अभिलेख, तो इनका हमने यहाँ से समझ लिया ये कौन कर रहा है, ये लेखपाल कर रहा है। अब क्लियर हो गया, यहाँ से कर्तव्य इसके डिफाइन हो गए। अब देखें, अब यही राजस्व संहिता फिर बताती है अध्याय 5 में कि ग्राम के अभिलेखों का अनुरक्षण कैसे करना है, कौन कौन से अभिलेख बनाने हैं, वो देखें हम क्या है। अध्याय 5 के धारा नंबर 30 और धारा नंबर 31, मतलब वैसे तो 29 से लेके आखिरी तक है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट हैं वो है 30 और 31। 30 में है मानचित्र और खसरा का अनुरक्षण। 31 में है अधिकार अभिलेख, मानचित्र और खसरा का अनुरक्षण। और 31 में है अधिकार अभिलेख। इसमें अनुरक्षण इसलिए बोला है क्योंकि मानचित्र और खसरा कोई नए नहीं बन रहे हैं, ये तो इनका अनुरक्षण ही होता है, इनका एक तरीके से रेक्टिफिकेशन और इनका मेंटेनेंस ही है, क्योंकि इसमें जानकारियों को ऐड किया जाता है, जानकारी हटाई तो जाती नहीं है। कोई पहले से नक्शा बना हुआ है किसी ग्राम का, ग्राम पंचायत का, तो उसमें संशोधन ही होता रहता है। कुछ ऐसा नहीं है कि एकदम से कुछ नया गांव बन जाए, तो उसके इसलिए अनुरक्षण शब्द का प्रयोग किया गया है।
तो अध्याय 5 में धारा 30 और धारा 31 में इसका जिक्र किया गया है। अब जिसका डिटेल देख लेते हैं क्या बोला गया है, यहाँ से देख लें। ये 29 कलेक्टर भेद पर्वत में एक रजिस्टर तैयार करेगा, उसका अनुरक्षण करेगा और उसके ज़िले के समस्त ग्रामों की सूची होगी। ये तो कलेक्टर लेवल के लिए स्पष्ट है, पूरे रजिस्टर तैयार किया जाएगा गाँव की सूची के लिए। यहाँ देख लें क्या बताया गया है। 30 में है मानचित्र और खसरा का अनुरक्षण। कलेक्टर प्रत्येक ऐसे ग्राम के लिए भेद रीति से मानचित्र और खसरा रखेगा। उसमें प्रतिवर्ष, यहाँ क्लियर है, प्रतिवर्ष या ऐसे दीर्घतर अंतराल पर जैसा भेद किया जाए गांव की सीमा सर्वेक्षण संख्याओं में हुए समस्त परिवर्तनों को अभिलिखित कराएगा। किन्हीं गलतियों और लोप को समय समय पर पाई जाए उन्हें भी ठीक किया जाएगा। 30 है 31 अधिकार अभिलेख। कलेक्टर भेद पर्वत में भेद रीति से प्रत्येक ग्राम के लिए अधिकार अभिलेख खतौनी रखेगा। यहाँ अभी तक मैंने नहीं बताया आपको कि अधिकार अभिलेख खतौनी है, लेकिन यहाँ क्लियर हो गया आपको कि अधिकार अभिलेख खतौनी है। तो अभी जैसे ही हम आगे पढ़ेंगे तो मैं ये क्लियर कर दूंगा। आपको यहाँ से याद रखना है कि अधिकार अभिलेख ब्रैकेट में खतौनी लिखा हुआ है। क्यों लिखा हुआ है ये अभी मैं बताऊँगा आगे जब पढ़ेंगे तब। इसके लिए समस्त खातेदारों के नाम, उनके द्वारा दृढ़ सर्वेक्षण या गाटा संख्या तथा उनका क्षेत्रफल, ऐसे व्यक्ति उनके हिस्सों सहित किसी ऐसे व्यक्ति उसका देय राजस्व लगान, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, स्थानीय प्राधिकरण से संबंधित या उसमें निहित समस्त जोत, ऐसे अन्य विवरण। तो ये तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड इनके काम हो गए। लेक्चर हमारा थोड़ा लंबा होने वाला है, आप पूरे लेक्चर अच्छे से समझ लें। इसके बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। भूमि अधिकार से संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनसे रिलेटेड। तो फिर आपको बार बार समझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि क्या खसरा होता है, क्या खतौनी होता है, कैसे इनका निर्माण होता है, क्या क्या इनके स्पेसिफिकेशन होते हैं। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो बोला मानचित्र और खसरा का अनुरक्षण। अब देखें मानचित्र क्या होता है। देखें गांव का मानचित्र, ये बहुत इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इसे नक्शा भी कहते हैं या फिर शजरा भी कहते हैं। बोर्ड ऑफ रिवेन्यू की वेबसाइट को जब आप चेक करेंगे उत्तर प्रदेश की, तो वहाँ भू नक्शा ऑब्लिक शजरा भी लिखा हुआ है, तो इसे शजरा भी बोला जाता है। इसमें ज़मीन को कई छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर हर एक टुकड़े को एक नंबर दिया जाता है। इसी नंबर को खसरा नंबर कहते हैं। इस नक्शे पर गांव तथा प्रत्येक खेत की चौहद्दी सीमाएं अंकित होती हैं। यूपी भूलेख मानचित्र आपको कृषि भूमि से संबंधित जानकारी प्रदान करता है। यदि आप किसी भी कृषि भूमि को बेचना या खरीदना चाहते हैं तो भूलेख मानचित्र भूमि रिकॉर्ड के तहत आपको भूमि के स्वामित्व, भूमि के प्रकार, भूमि आदि के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। अच्छा, ये केंद्र सरकार का बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम चल रहा है, ये राष्ट्रीय भूमि रिकॉर्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम। ये है नेशनल लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, NLRMP। इसके तहत जो है भारत सरकार ने सभी भूमि रिकॉर्ड को डिजिटल कर दिया है, ऑनलाइन अवेलेबल करा दिया है। इससे आप समझे, इससे मतलब है कि पूरे गांव की हम जो है वो एक तरीके से मैपिंग करेंगे। जैसे गांव का आपने पूरा नक्शा बना दिया, ठीक है। और इसमें ज़मीन को कई छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर आपने छोटे छोटे टुकड़े बना दिए। रास्ता है तो उसमें हमने रास्ता दिखा दिया, नदी है तो उस नदी का सिंबल दिखा दिया, रेलवे लाइन जा रही है तो रेलवे लाइन को आपका दिखा दिया, ठीक है। तो हमने पूरा नक्शा बना दिया और हर टुकड़े को एक नंबर दे दिया, 1 2 3 4 5, मतलब आपने नंबर 100-150 तक नंबर जो हैं वो दे दिए। और इसी नंबर को खसरा नंबर कहते हैं। अब जब हम खसरा पढ़ेंगे तब हम समझेंगे कि इसके क्या क्या स्पेसिफिकेशन। ये तो नक्शे में पढ़ रहे हैं, तो एक जैसे ये नंबर आ गया 5, ये आ गया 7, ये आ गया 8, तो ये एक खसरा नंबर हो गया गांव के मानचित्र में। अब मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से मानचित्र बनाया जाता है और ये तो मानचित्र डिजिटल मानचित्र है, लेकिन ट्रेसिंग पेपर का मानचित्र भी संबंधित लेखपाल के पास उनके पास उपलब्ध रहता है।
ये मैंने दिखाया हुआ है एक बरेली जनपद का किस तरीके से मैपिंग दिखाई हुई है। ये आपने सेलेक्ट किया हुआ है नवाबगंज का कोई अख्तियारपुर गांव है, तो इस तरीके से ये मैप जो है वो अवेलेबल है। ये पूरे गांव की मैपिंग है। अब ये थोड़ा इसका व्यू आप ऐसे नहीं समझ पाएंगे क्लियरली, अभी मैं नेक्स्ट में आपको दिखाता हूँ। ये है इस तरीके को, इसको मैंने थोड़ा इसे कैसे दिखाया हुआ है आप देखें, जूम करके देखें तो ये यहाँ से 1, 2, 5, 22, 23, 64, तो ये पर्टिकुलर ये जो खाने हैं ये इसके हो गए खसरा नंबर हो गए। जो खाने हैं हर खाने का एक नंबर है, वो आपका खसरा नंबर हो जाएगा। अभी नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्या है। अगर आपने इसमें लैंड टाइप की डिटेल्स देखें, पूरे गांव की लैंड की डिटेल्स, तो आपको इसमें मेंशन करी हुई है। इसमें देखें लैंड डिटेल्स में ये लिखा हुआ है पूरे गांव में किस किस तरीके की भूमि उपलब्ध है और कौन कौन से खाते हैं और कौन कौन से ऑनर हैं। तो ये दिखाया हुआ है कृषि योग्य बंजर भूमि, कब्रिस्तान, आकर्षक भूमि, स्थल, सड़कें, रेलवे भवन, भूमि जो असंक्रमणीय भूमिधरों के अधिकार में हो, कृषि योग्य भूमि। तो मतलब सारी टाइप की जो गांव के अंदर अवेलेबल है, पूरा डिजिटलाइजेशन करके पूरा उसका आपने मैपिंग करके उस पर अवेलेबल करके दिखाई गई है। यहाँ से आप ये समझ सकते हैं। अब वो हमने खसरा नंबर बता दिया। पहले हमने क्या करा, गांव का मैप बनाया, मैप को आपने डिवाइड करा खानों में और उन खानों का पर्टिकुलर आपने एक नंबर दे दिया, वो नंबर आपका कहलाया खसरा नंबर। इतना आप समझ गए। अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्या करना है हमें इसमें। अब ये पूरा जो अवेलेबिलिटी दिखाई है ये पूरी आप मतलब कोई भी व्यक्ति चाहे तो तहसील से इसे मांग सकता है जाके, ये इसकी मांग डिमांड कर सकता है। ये दिखाया कि किसी को अपने खसरा अपनी खाता संख्या, जैसे खसरा संख्या ये 91 से हमने सर्च करा तो 91 के जो नाम थे, जो उसके खातेदार थे, जो उनके मालिकाना हक जो रखते थे, उनका नाम और उनकी डिटेल्स के साथ ये सर्च हो गया उसमें। तो ये पूरा आप समझ गए कि कैसे कैसे नक्शा बना गांव का, कौन कौन सी टाइप्स की ज़मीन उपलब्ध है उस गांव के अंतर्गत, उनको दिखाया गया। फिर पर्टिकुलर किसी खसरा नंबर को डाल के आप जब सर्च कर रहे हैं तो उनके खातेदार के नाम और उनकी डिटेल्स भी उस पर अवेलेबल होके आपको दर्ज करनी पड़ती हैं, एंट्री करनी पड़ती हैं। तो इसका अनुरक्षण करने की जिम्मेदारी आप समझ चुके हैं। धारा 30 और 31 में, 16 में तो लेखपाल को नियुक्त किया गया और धारा 30 और 31 में इसकी जिम्मेदारी दी गई है कि अनुरक्षण की जिम्मेदारी दी गई है नक्शे की। अब ये समझें हम कि खसरा है क्या। यह है खसरा, खसरा संख्या, गाटा संख्या लैंड रिकॉर्ड मैनुअल के पैरा A55 में वर्णित है। इसमें किसी गांव के ज़मीन के टुकड़े के मालिक, क्षेत्रफल, उगाई जा रही फसलों का ब्यौरा लिखा होता है। इसमें 22 खाने होते हैं। यह मूल भू अभिलेख है परंतु अधिकार पत्र नहीं, इससे खसरा गिरदावरी भी कहते हैं। ये भू अभिलेख तो है लेकिन अधिकार पत्र नहीं है, रिकॉर्ड ऑफ राइट नहीं है एक तरीके से। मतलब ये ऑफिशियली डॉक्यूमेंट है लेकिन किसी का अधिकार प्रपत्र नहीं है। कोई इसे लेके कहे कि हाँ इस ज़मीन पर मेरा नाम दर्ज है तो ये मेरी ज़मीन है, तो वो अधिकार प्रपत्र नहीं है, ये मूल भू अभिलेख है। तो इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें किसी गांव के ज़मीन के टुकड़े के मालिक, क्षेत्रफल, उगाई जा रही फसलों का ब्यौरा लिखा होता है, कौन कौन सी फसलें की जा रही हैं उसमें। तो इसी के आधार पर इसी से डिटेल्स लेके आपने सुना होगा सरकार जो है पहले से अनाउंसमेंट करती है, घोषणा करती है कि इस साल रबी की फसल में गेहूं का उत्पादन इतना होने वाला है, खरीफ की फसल में इतना होने वाला है धान का उत्पादन। तो यहीं से ब्यौरा लिया जाता है, पूरा डिटेल ये लोग भरते हैं संबंधित लेखपाल अधिकारी, और वह रिकॉर्ड जो है वो सरकार के पास पहुंचता है। तो उससे वो पर्टिकुलर एरिया, हेक्टेयर कितना उत्पादन हो रहा है उससे वो अनुमान लगाकर अपनी पॉलिसी तैयार करते हैं। तो ये तो हो गया खसरा, खसरा संख्या, गाटा संख्या। हमने समझा गांव का मानचित्र बना, मानचित्र को आपने खानों में डिवाइड किया और वो खाने पर्टिकुलर खसरा संख्या या गाटा संख्या से उस खातेदार के लिए उपलब्ध कराएगा। नेक्स्ट है खतौनी।
बहुत इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है ये, इसको समझें कि इसकी परिभाषा क्या है। खतौनी खाता संख्या अधिकार अभिलेख होता है। ये है आपका रिकॉर्ड ऑफ राइट, ये अधिकार का अभिलेख है, रिकॉर्ड ऑफ राइट है। भू अभिलेख रिकॉर्ड के पैराग्राफ का 121 खतौनी को निम्न शब्दों में परिभाषित करता है। खतौनी गांव के ऐसे सभी व्यक्तियों का रजिस्टर है जो खेती करते हैं या भूमि पर काबिज हों। यह भू राजस्व अधिनियम धारा 32 में वर्णित रजिस्टर है। यह प्रत्येक छठे साल में तैयार किया जाता है। इस अभिलेख में 13 कॉलम होते हैं। इसमें काश्तकार का नाम हिंदी वर्णमाला के अनुसार लिखे जाते हैं तथा उसके नाम कितनी ज़मीन है सबका योग लिखा रहता है। उस ज़मीन पर उसका कब से अधिकार है, कब से उनके कब्जे में आई है ज़मीन। वर्तमान समय में खतौनी 6 वर्षों में तैयार की जाती है, 6 साल के अंतराल पर। पुरानी खतौनी राजस्व अभिलेखागार में जमा कर दी जाती है। वर्ष में होने वाले आदेश लाल स्याही से लेखपाल जो है वो उस पर दर्ज करते हैं। अगर वर्ष में फसली वर्ष के दौरान मतलब चालू वर्ष के दौरान कोई परिवर्तन होता है, यदि ज़मीन का विक्रय हो जाता है, कोई ज़मीन अपनी गिरवी रख देता है किसी के बैंक के ऋण के लिए या किसी और संस्था के लिए, तो उसमें जो परिवर्तन हो रहा है उसको संबंधित लेखपाल गण जो होते हैं, लेखपाल अधिकारी होते हैं, उसको दर्ज करते हैं उस परिवर्तन को लाल स्याही से। अच्छा, हमने ये समझ लिया। अब इसे थोड़ा और प्रैक्टिकली हम समझें कि है क्या मतलब ये खतौनी। अभी मैं समझाता हूँ आपको। हमने पढ़ा कि गांव का हमने इस तरीके से मानचित्र बना लिया और हमने उसे खानों में डिवाइड कर दिया। तो यदि कोई कृषक ए है, उसका एक खेत पहले नंबर खाने पर है, दूसरा खेत उसका 10 नंबर खाने पर है, पहला खेत 1 नंबर खाने पर है और तीसरा खेत जो है वो 13 नंबर खाने पर है। तो ये तो अलग अलग खसरा हो गए उसके, जहाँ जहाँ उसके खेत उपलब्ध हैं। अगर खतौनी अभिलेख की बात करें तो कृषक ए के अधिकार की जितनी भी ज़मीन है उसका एकत्रीकरण, उसकी एकत्रित इन्फॉर्मेशन जो उपलब्ध होगी वो खतौनी से आपको मिलेगी। तो ए के नाम कितनी दर्ज ज़मीन है वो उसकी कंसोलिडेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, वो खतौनी से मिलेगी। और खतौनी ही क्या है, अधिकार अभिलेख है, रिकॉर्ड ऑफ राइट है। तो यहाँ से समझें। तो जो खतौनी जब बनेगी तो उसकी 1, 13 और 10 जो उसके स्वामित्व वाली ज़मीन है उसका वर्णन उसमें किया जाएगा। आप समझें, एक हमने उसका मैं वो दिखाया हुआ है टाइप की किस तरीके से तहसील से जो मिलती है खतौनी वो है। और इसके 13 खाने होते हैं जो हमने अभी बताया। तो एक ये इस तरीके से दिखाया हुआ है, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12 और ये 13 खाना आखिर सबसे लास्ट है, टिप्पणी या फिर रिमार्क का है। यहाँ देखें किस तरीके से है। तो सबसे पहले देखें उद्धरण खतौनी, ग्राम का नाम, फसली वर्ष हम पढ़ चुके हैं फसली वर्ष। तो ये है खाता खतौनी, क्रम संख्या, खातेदार का नाम। तो यहाँ नाम मेंशन है, हमने हाइड किए हुए हैं। भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों के अधिकार में हो, ये भूमिधर के टाइप होते हैं संक्रमणीय, असंक्रमणीय और असामी भूमिधर। इनका हम नेक्स्ट लेक्चर में वर्णन पढ़ेंगे कि कैसे कैसे ये भूमिधर डिवाइड किए जाते हैं और क्या क्या इनकी मतलब वो होती हैं क्या क्या इनकी वो होती है, एक तरीके से आप कह सकते हैं अधिकार होते हैं भूमि पर। उनका हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी हम समझेंगे डॉक्यूमेंट्स के बारे में। तो उसके बाद निवास स्थान, कौन से गाँव के वो रहने वाले हैं। भौमिक अधिकार प्रारंभ होने का फसली वर्ष, तो ये 1378 फसली 1378 कब से इनको अधिकार प्राप्त हुआ। खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या, ये आ गया प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या, जो खाना था उसकी नंबर। प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल, उसका क्षेत्रफल हेक्टेयर में इसको देना होगा। यदि मालगुजारी या लगान कुछ देना है बचा हुआ है तो
उसका विवरण, परिवर्तन संबंधी आज्ञा या सारांश, उनकी संख्या, जो भी उसमें चेंजेज हुए हैं क्रय विक्रय से, लगान से, लगान का तो अलग है 6 नंबर पर, क्रय विक्रय या उस पर लोन संबंधी, ऋण संबंधी कोई परिवर्तन है तो उसको इसमें दर्ज किया जाएगा। और 13 नंबर पर आपका सबसे लास्ट कॉलम है वो रिमार्क का है। तो ये एक उसका एक तरीके से टाइप है हस्ताक्षर। अच्छा, ये जो है, जो नॉर्मल आप उस पर चेक करते हैं वेबसाइट से, उससे डिफरेंट है। ये ऑफिशियली डॉक्यूमेंट है, जो कोई खातेदार, कोई कृषक जो है, काश्तकार जो है, वो वहाँ से प्राप्त करता है तहसील से, वो प्रमाणित होकर जब मिलती है उसका है। उसका मैंने फॉर्मेट दिखाया हुआ है। अब एक लास्ट और डॉक्यूमेंट होता है, इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है किसान बही। इसका वर्णन राजस्व संहिता में ही है, 2006 की धारा 41 में किसान बही का वर्णन है। किसान बही एक तरीके से आप कह सकते हैं, हर बार जब इस अध्याय के अधीन अधिकार अभिलेख खतौनी तैयार की जाए तो कलेक्टर यथाशीघ्र प्रत्येक खातेदार को किसान बही देगा। मतलब कलेक्टर से मतलब कलेक्टर के दिशा निर्देशन में किसान बही जिले में किसी खातेदार द्वारा गृहीत समस्त जोत के संबंधित समेकित जोत बही होगी। तो किसी खातेदार मतलब किसी काश्तकार या फिर स्वामित्व, कृषि स्वामित्व के मालिक द्वारा गृहीत समस्त जोत के संबंधित में समस्त समेकित जोत बही होगी। तो जो जोत बही है वही किसान बही कहलाती है। तो ये हो गया। संयुक्त जोत की स्थिति में जो संयुक्त जोत हैं, मतलब कंबाइंड जो फैमिली है, उसके लिए 100 खातेदारों को दी जाए जो इसके लिए आवेदन करे, लेकिन उसमें सबके नाम मेंशन होंगे जिन जिन के लिए है। खातेदार किसान भाई के लिए ऐसा मूल्य रीति से भुगतान करने का उत्तरदायी होगा जैसे विहित की जाए। जो शासन द्वारा निर्धारित मूल्य होगा वो उसका उसे पेमेंट करना रहेगा। किसान भाई रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति अतिरिक्त भुगतान किए बिना समय से अधिकार अभिलेख में किए गए संशोधनों को अपनी किसान बही में समाविष्ट कराने का हकदार होगा। यदि अधिकार प्रपत्र, अधिकार अभिलेख खतौनी में कोई संशोधन हो रहा है जो संबंधित लेखपाल द्वारा दर्ज किए जाएंगे, तो उसको किसान बही में किसान बही में वे भी अपडेट कराने का उनका हक है, वो करवा सकते हैं। जब भी कोई बैंक या अन्य वित्तीय संस्था किसी खातेदार को के ऐसे प्रत्यावेदन के आधार पर ऋण प्रदान करता है तो वह किसान बही में अभिलिखित जोत का धारक है। तो इस प्रकार दिए ऋण के ब्यौरे को किसान बही में प्रश्नांकित करेगा। खातेदार ऐसे बैंक या अन्य वित्तीय संस्था को यह घोषित करते हुए एक शपथ पत्र प्रस्तुत, उसने किसान बही में समाविष्ट जोत की प्रतिभूति पर कोई अन्य, ये तो ऋण से संबंधित है, लेकिन एक तरीके से किसान बही आप कह सकते हैं एक तरीके से संयुक्त मतलब समेकित कंसोलिडेटेड जोत बही का एक डॉक्यूमेंट है, जिसमें कोई भी किसी भी पर्टिकुलर कोई कृषक है उसके स्वामित्व वाली ज़मीन को समेकित जोतों का जिस पर विवरण दिया जाता है। तरीके से ये पहचान पत्र भी के लिए भी है कि कौन सा कृषक कितनी ज़मीन अपने अधिकार क्षेत्र में प्रयोग कर रहा है जिस पर वो खेती का काम कर रहा है। इस लेक्चर में हमने समझा भूमि से संबंधित डॉक्यूमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट जो रहा हमारा सेक्शन वो रहा खसरा और खतौनी। इनसे इम्पोर्टेंट सेक्शन आते हैं। तो इस एक तो इम्पोर्टेंट हमने समझा कि इसमें 22 खाने होते हैं, इसमें 13 खाने होते हैं, और इन सबसे पहले हमने समझा मानचित्र। तो मानचित्र तैयार करने की जिम्मेदारी खसरा, उसके बाद मानचित्र को जब डिवाइड करेंगे खानों में तो बनेगा खसरा। उसके बाद समेकित खातेदार के लिए इकट्ठी जो अधिकार अभिलेख तैयार किया जाएगा वो कहलाएगा आपका खतौनी। इसके 13 खाने, उसका हमने मॉडल भी देखा, एक तरीके से हमने उसको संलग्न किया कि कैसे। तो इन डॉक्यूमेंट्स की प्रॉपर जानकारी होना आपको बहुत आवश्यक है। अगर आप लेखपाल का पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इनसे संबंधित क्वेश्चन आते हैं कि कौन सी धारा में वर्णन है उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की, तथा इनकी अनुरक्षण की जिम्मेदारी किसकी है। तो ग्राम पंचायत स्तर पर लेखपाल नियुक्त किए जाते हैं, तो लेखपाल की ही इसके अनुरक्षण की जिम्मेदारी होती है, तथा राजस्व निरीक्षक जो है इन
डॉक्यूमेंट्स को जो है वो निरीक्षण करता है, संबंधित लेखपाल उसको प्रस्तुत करते हैं, वो निरीक्षण करता है इनके डॉक्यूमेंट्स का। तो राजस्व संहिता में दोनों का ही वर्णन है, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में। तो लेखपाल के पद का भी वर्णन हमने पढ़ा इसमें। आप इससे समझ सकते हैं कृषि संबंधित अभिलेखों की खसरा, खतौनी, किसान बही, मानचित्र या नक्शा जिसे बोलते हैं, शजरा भी कहते हैं। तो यहाँ से हम क्लियर है, हम समझ सकते हैं, और इनके आधार पर जो क्वेश्चंस बनते हैं वो भी हम इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। इनसे संबंधित क्वेश्चंस को अभी हमारी लेक्चर की सीरीज जब कंप्लीट हो जाएगी तब हम जो है PDF इसकी भी अवेलेबल करा देंगे क्वेश्चन आंसर्स के सेट के लिए, और इनका लेक्चर्स भी हम कंटिन्यू करा देंगे। आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे शेयर भी करें। आगे हम और लेक्चर भी कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट टाइप इसका जो रहेगा भूमि से संबंधित जो भी आपका हमने पढ़ा, इसमें भूमि संक्रमणीय भूमि दर और असंक्रमणीय भूमि दर जो इसमें टर्म यूज हुई उनके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, थैंक यू।